अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालते ही एक्शन में है डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन सरकार में अमेरिकी जनरल मार्क मिले की फोटो हटा दी गई है। रक्षा मुख्यालय पेंटागन से मार्क मिले की फोटो हटा दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। जनरल मिले को मिली माफी से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। तो देखिए, यह अहम खबर अब सामने आ रही है, यानी मार्क मिले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख कड़ा नजर आ रहा है, सख्त नजर आ रहा है। और खुलासा ये कि जनरल मार्क मिले ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम दिनों में चीनी जनरल ली जुओचेंग के साथ 2 बार फोन पर बातचीत की थी। तो देखिए दावा क्या है। चीन को डर था कि ट्रंप आए तो यूएस हमला कर देगा और चीन की मार्क मिले से गोपनीय जानकारी की डील सामने आई। मार्क ने चीन को हमले का इनपुट देने का वादा किया। तो ये दावा किया जा रहा है गद्दार जनरल को माफ क्या कर पाएंगे ट्रंप। जी हां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्क मिले को माफ किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप मार्क मिले को माफ करेंगे? यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख मार्क मिले के लिए बहुत कड़ा नजर आ रहा है। आपको सुनाते हैं जनरल मार्क मिले का वो कबूलनामा जिसमें उन्होंने खुद चीन को अमेरिका की सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने की बात कबूल की थी। तो जो बाइडेन ने जिस जनरल को माफ किया, उसे माफी के मूड में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं। मार्क मिले गद्दारी मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा, मिले पर बेहद गुस्से में है ट्रंप। दूसरा बड़ा खुलासा, पेंटागन से मिले की फोटो हटा दी गई है। मार्क मिले की फोटो को हटा दिया गया है। तीसरा खुलासा, गद्दारी कबूल कर चुके हैं मिले। चौथा खुलासा, बड़ा एक्शन मार्क मिले के खिलाफ लिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यह जानकारी अब सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे 2 सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंबेसडर वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिंदर सचदेव साहब विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं माफी के डोनाल्ड ट्रंप। मार्क मिले को लेकर जो उनका रुख है वो बहुत ही सख्त नजर आ रहा है और आरोप भी बहुत ज्यादा संगीन है। बिल्कुल, देखिए, ट्रंप के शपथ ग्रहण से महज 2-3 घंटे पहले बाइडेन ने जनरल मिले को माफी दे दी है और इस बात से ट्रंप बेहद नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप की नजर में जनरल मिले एक गद्दार जनरल हैं। वो जनरल जिन्होंने चीन को यह जानकारी दी, चीन से यह कहा कि अमेरिका जब हमला करेगा तो हम आपको बता देंगे, और यह बात खुद जनरल मिले स्वीकार कर चुके हैं। जनरल मिले का कहना है कि उन्होंने यह सोचा था कि तनाव को कम किया जाए, इसलिए वो चाइनीज जनरल को यह कह रहे थे कि चिंता मत करो, जब हम हमला करेंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। अब सवाल है कि क्या किसी आर्मी जनरल को यह करना चाहिए? ट्रंप का कहना यह है कि उस वक्त हम चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले थे। चीन को भी आशंका थी कि ट्रंप चीन पर हमला कर सकता है, और ऐसी स्थिति में जनरल मार्क मिले ने चीन से बात करके, एक नहीं बल्कि 2 बार बात करके उन्होंने चीन के जनरल को सारी जानकारी दे दी। और इसी से आप सोच सकते हैं कि जो ट्रंप पिछले कार्यकाल में जहां से उसने चीन को लेकर मामले को छोड़ा था, अब वो वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। वो चीन के खिलाफ न केवल सख्त हो रहे हैं बल्कि हमला कर सकते हैं, इस नौबत तक पहुंचने वाले हैं। ओके, बिल्कुल, हमारे साथ दीपक वोरा साहब भी हैं। दीपक जी, अगर ये मार्क मिले, ये जो गद्दारी की गई है उनकी तरफ से, अगर ये जो बाइडेन माफ कर सकते हैं, तो ट्रंप अभी जैसे ही आए हैं वो सब फैसले पलट रहे हैं जो बाइडेन के। तो आपको लगता है इस मामले पर भी ऐसा कोई रियायत, ऐसा कोई नरमी बरती नहीं जाएगी ट्रंप की ओर से? मैम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनके संविधान को मैंने देखा है, एक बार प्रेसिडेंशियल पार्डन जिसे कहते हैं फुल एंड अनकंडीशनल दिया जाए, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। सक्सेसिव प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि पहले जो बेवकूफ़ था उसने तुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन अब मैं फिर से आरोप लगाऊंगा। कोई दूसरा आरोप अगर लगे, न्यू एविडेंस, उस पे हो सकता है, लेकिन पुराने जो देशद्रोह का आपने बताया, और सिर्फ मेरा, अगर जनरल मिली साहब ये प्रोग्राम सुन रहे हो, बहुत से अमेरिका के लोग सुनते हैं, जनरल मिली आपने तो खुद ही स्वीकार किया कि आपने जानकारी दे दी थी कि अगर हम हमला करेंगे पहले बताएंगे। तो क्या चाइनीज़ ने आपको बताया था ताइवान पर हमला करने से पहले हम आपको सूचित करेंगे? नॉट एट ऑल। ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। अरे चीनी आपको आपका ऑमलेट बना के खा गए थे इस मामले में, और अब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। कुछ और मेहमान भी हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित भी है, मनीष भी हमारे साथ हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद अमेरिका का एक्शन और तेज हो गया है। 1660 अफगानियों को अमेरिका आने से रोका गया है।
बाइडेन प्रशासन ने अफगानियों को इजाजत दी थी, लेकिन अब रोक दिया गया है। अमेरिका में बसने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब जो है प्रशासन बदल गए हैं, शासक बदल गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। और सुमित, ये भी एक बड़ा फैसला है। पहले अनुमति दी गई थी जो बाइडेन की ओर से, लेकिन अब रोका जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में बहुत से ज़्यादा ऐसे फैसले बदले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि जितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और ये भी कह चुके हैं कि अब उनकी सीधी तौर पर प्रमुखता है कि जितने बाहर के लोग उनके देश में हैं वो अपने देश वापसी जाएं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश की स्टेबिलिटी के लिए, जो अमेरिका के संदर्भ में वो कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर के लोगों की कमी हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर लगातार अर्थव्यवस्था ठीक हो, और इसी वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे दूसरे देश हो, जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी, जिन्होंने लगातार अमेरिका का सहयोग किया था इनके मिशंस में, उनका क्या होगा? क्या उनको भी बाहर भेजा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और ये इसलिए भी क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगी अपने फॉरेन मिशंस को कंप्लीट करने में और वहां पर बने रहने में। बिल्कुल। और सवाल तो देखिए ये भी है कि क्या पुतिन पर सीधा फैसला लेने से अभी डोनाल्ड ट्रंप बच रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का जो पहला बयान है उस पर गौर कीजिए। रूस यूक्रेन जंग को जल्द खत्म करने की बात कही गई है, युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे ये कहा गया है, दोनों देशों को जोड़कर शांति स्थापित करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। सुनिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो टूक कहा गया कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो जंग होने नहीं देता। अब आपको बताते हैं क्या रूस यूक्रेन जंग रुकवा पाएंगे ट्रंप, क्योंकि युद्ध विराम के लिए पुतिन को राजी करना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए। रूसी हितों से पुतिन किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे, पुतिन भी कह चुके हैं। और यूक्रेन को नेटो से मिले समर्थन से रूस नाराज है, यूक्रेन को कभी नेटो में शामिल नहीं करने की शर्त भी है। जहां रूसी सीमा पर नेटो की तैनाती से पुतिन नाराज हैं। पुतिन कोई अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहते, ये तो क्लियर है। 1997 में हुए समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है। सीमा पर 1997 से पहले की स्थिति बहाली की मांग है। पुतिन ट्रंप में बात नहीं बनने पर तनाव बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। मेजर जनरल ए के सिवाच, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? और पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होगी तो क्या सलूशन वाकई निकल पाएगा कुछ? क्योंकि अगर सलूशन नहीं निकला तो फिर इस रीजन में जंग और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं। अगर इसका कोई सलूशन नहीं निकला तो इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और इसकी तीव्र गति बढ़ेगी। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सलूशन निकाला जाएगा, क्योंकि दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक चीज़ बताई गई है रूस के माध्यम से और यूक्रेन की लड़ाई में कि अमेरिका ने ये बोला है यूक्रेन को कि 20 से 25% का जो इलाका यूक्रेन ने घुमा दिया है, यूक्रेन कभी भी वापस नहीं ले सकता, चाहे वो डोनबस हो, जापोरिजिया, खारासोन है। अगर ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी तो वो और ज़्यादा इलाका घुमा सकता है। और इसी प्रकार से जो रूस है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है। उसने कुर्स्क का 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका घुमाया हुआ है जो कि यूक्रेन ने जीत रखा है। अब होगा कि इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि ये अगर शांति होती है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। जो रेड लाइन है एक प्रकार से रूस की, वो यही है कि गारंटी देना कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा आने वाले समय में, जो 1997 का। और दूसरा, जो इलाका उसने जीत लिया है वो मुझे लगता नहीं वापस दिया जाएगा, उसको बफर जोन बने या कुछ भी हो। तो इसी पे बातचीत पे होगी कि क्या यूक्रेन इस चीज़ को मानने को तैयार है, इज ही रेडी टू कॉम्प्रोमाइज कि जो 20% इलाका उसका चला गया वो वापस नहीं आएगा। ये बातचीत होगी, मुझे लगता है सलूशन निकलेगा। क्योंकि सलूशन इसलिए निकलेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते ये लड़ाई रुके, इंक्लूडिंग पुतिन भी चाहते हैं ये लड़ाई रुके, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन निकलेंगी। और एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाकई ही रूस को वादा दिया जाएगा कि यूक्रेन आने वाले समय में नेटो नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये एक प्रकार से रेड लाइन है पुतिन की। तो मुझे लगता है विद ऑल पॉसिबिलिटी, जिस प्रकार से इजराइल हमास की लड़ाई रुकी है और जैसे पुतिन ने बोला था कि अगर वो होते तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती, और अब लड़ाई शुरू होगी तो जैसे ही वो टेक ओवर करेंगे ये लड़ाई बंद होगी।
जल्दी नहीं होगी पर पक्का होगी आने वाले समय में, और कोई ना कोई समझौता निकलेगा, क्योंकि तो आप ये मानते हैं सिवाल सर कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन ये जो रेड लाइन की बात आप कर रहे हैं, क्या पुतिन ये रेड लाइन मानने वाले हैं? बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है, क्योंकि पुतिन एक अलग शासक है और वो संकेत दे चुके हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे हम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है उनके राष्ट्रपति बनने के बाद। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से साफ इंकार है, सीज फायर नहीं होगा, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा, यानी एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तभी युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। स्थायी समाधान का प्रस्ताव, तभी बातचीत मुमकिन है। तो जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक सीज फायर के बारे में सोचिए भी मत। अच्छे अल्फाजों में कुल मिलाकर पुतिन ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कह दी है। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप क्या स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? अब यहां पर यह सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने हैं। रूस यूक्रेन जंग पर क्या ट्रंप स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। पुतिन पर सीधी टिप्पणी से बचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह तो साफ नजर आ रहा है। रूस पर डायरेक्ट बयान से बचने के पीछे आखिर क्या कारण है, यह भी अहम सवाल है। और यह भी कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हैं, क्योंकि अब तो रूस यूक्रेन युद्ध धधक चुका है, और क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन मजबूरी वाली? सत्ता में आने से पहले युद्ध रुकवाने के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन अब क्या डर है? ओपी तिवारी जी, सवाल तो यही है कि इससे पहले तक जब आप कैंपेन कर रहे थे, आपने डंके की चोट पर कहा कि हम तो ये युद्ध रुकवा देंगे, मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता। लेकिन अब असली मौका है जंगे मैदान पर। जो वर्बल जंग है वो तो ट्रंप छेड़ ही चुके हैं, लेकिन असल देखने को मिलेगा ग्राउंड जीरो पर, रुकवा पाएंगे? ये समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से क्या होगा, ये जो इक्विपमेंट और एड जो है यूएसए की तरफ से यूक्रेन को ख़त्म कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो नाटो देश हैं, जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा ताकि सप्लाई कम हो जाए, और सप्लाई चेन ऑफ आर्मामेंट जैसे ही क्लोज होगा तो यूक्रेन कमज़ोर होगा। यूक्रेन फिर एक्सेप्ट करेगा जो भी रशिया का आएगा। रशिया तो जब बफर जोन क्रिएट कर चुका है 20% ऑक्यूपाई करके, उससे वापस जाने वाला नहीं है, या अब ये कर, तो ये जब तक यूक्रेन खुद ही लड़ाई रोकेगा, खुद ही लड़ाई करेगा और खुद प्रेशर पर आएगा और कहेगा कि हमें हमारे वॉक कर दीजिए, कि हमें और परेशान नहीं होना है। बिकॉज जो भी है ग्रेजुअली है, लड़ाई धीमी धीमी चल रही है, लेकिन यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया समय समय पर खत्म डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। और इसकी यूक्रेन की बड़ी सेना, काफ़ी बड़ी सेना कुर्स्क एरिया में फंसी हुई है। भले कुर्स्क का कब्जा करके खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो सेना ऑक्यूपाइड है। वो सेना पीछे होती तो रशिया का जो पर्टिकुलर अलग जो अटैक इधर कर रहा है उसको रोकने में सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन परंतु अब रशिया भी जो 25% ऑक्यूपाई कर चुका है उसमें वो रुक सकता है, सस्टेन इसलिए करेगा कि वहाँ रशिया को सपोर्ट करने वाली लोकल पॉपुलेशन ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन का रविंदर सचदेव साहब, आपने व्लादिमीर पुतिन को सुना, परमानेंट सोल्यूशन का वो जिक्र कर रहे हैं कि ये जब तक नहीं हो जाता तब तक सीज फायर मुमकिन नहीं है। वो परमानेंट सोल्यूशन, वो स्थायी हल है क्या जिसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो समझा दीजिए। दो चीजें, अव्वल तो पता नहीं क्या स्थायी सोल्यूशन है वो, पर दो बात है। ट्रंप एक तो पुतिन को बोलेगा तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं ज़ेलेंस्की को इतने बारूद, गोला, न्यूक्लियर वेपन तक दे दूंगा वो तुम्हें ध्वस्त कर देगा। और इधर ज़ेलेंस्की को बोलेगा, जैसे सर बता रहे हैं, कि तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं तुम्हारा पैसा और सारा बंद करता हूं। तो एक तो वो स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रंप की। अब जो स्थायी सोल्यूशन आएगा, दिखने को तो ये दिखता है कि जैसे आर्मिस्टिस जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का हो रखा है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जिन इलाकों में रशिया है। उसके अलावा रशिया ये मांगेगा कि मेरी सैंक्शंस हटाओ, राइट, मेरी सैंक्शंस हटाओ। इसका $300 बिलियन पैसा इन्होंने जब्त कर रखा है सेंट्रल बैंक का, इनका ब्रसेल्स में। आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि जब दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे या फिर दोनों के बीच बातचीत होगी तो क्या कंडीशंस रखी जा सकती है? मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें। मनीष, ये परमानेंट सोल्यूशन, ये तो जरा समझाइए, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कौन सा वो स्थायी सोल्यूशन है, स्थायी हल है जिसका जिक्र कर रहे हैं पुतिन। देखिए, आज की तारीख में अमेरिका अगर ये कहता है, मान लीजिए ट्रंप कहते हैं कि मैं और गोले बारूद दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा? गोले बारूद तो वो दे ही रहे थे। असल बात यह है कि अमेरिका के पास अब वो गोले बारूद बचे नहीं है। जब पुतिन ये कहते हैं, देखिए पुतिन ने दो बातें कही है, सीज फायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि सीज फायर के बाद अमेरिका में जो अभी गोले बारूद और हथियार खत्म हो गए हैं
दोबारा से अगले 4 साल में वो बनाएंगे और 4 साल के बाद राशन पानी लेकर फिर रशिया पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए पुतिन सीज फायर नहीं करना चाहते, क्योंकि आज की तारीख में रूस डोमिनेंट पोजीशन पर है। रूस आगे बढ़ रहा है, रूस के पास हथियार की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है। वहीं नाटो के पास अब हथियार भी नहीं है, यूक्रेन के पास सेना नहीं है। दूसरी बात, परमानेंट क्या हो सकता है? परमानेंट यह है कि रूस को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम नाटो से कोई खतरा नहीं है, तो नाटो को वापस हटना पड़ेगा, नाटो को पीछे जाना पड़ेगा, नाटो को गारंटी देनी पड़ेगी कि चाहे यूक्रेन हो या रूस के कोई और पड़ोसी मुल्क हो, उसको आप अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे, आप लगातार रूस को टुकड़े टुकड़े में करने की योजना नहीं बनाएंगे। ये उनका परमानेंट सॉल्यूशन है। यानी कि ट्रंप को आकर कहनी होगी कि भैया गलती हो गई, सॉरी, अब दोबारा से रूस की तरफ नहीं मनीष, आएंगे। बड़ी बात आपने बताई कि ये सुनिश्चित करना होगा, ये बताना होगा पुतिन को कि नेटो से कोई खतरा नहीं है रशिया को, तब तो परमानेंट सोल्यूशन निकलकर सामने आएगा। वोरा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर है, जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि एक और मोर्चा है इजराइल हमास जंग का। इस पर भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारी विरासत शांति और एकजुटता है, मेरी शपथ से पहले इजरायली बंधक छूटे हैं। इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने शपथ लेने से पहले जो होस्टेजेस हैं वो हमास ने छोड़ दिए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ट्रंप के टारगेट पर पूरी तरह से ईरान नजर आ रहा है। इतना तो तय है कि ट्रंप बेशक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ उनके तेवर बिल्कुल नरम नहीं होंगे। ट्रंप इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजराइल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजराइल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजराइल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकती है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजराइल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। यहां इजराइल तबाही मचा सकता है। इजराइल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक सर, आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे। देखिए, ये न्यूक्लियर खतरा भी है और इस बात की आशंका यूएस को भी, अमेरिका को भी है ट्रंप के आने के साथ ही, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा ट्रंप को भी। आपने बिल्कुल सही कहा और आपके सहयोगी ब्रिलियंट एनालिसिस, और फिर जब मनी साहब की बात भी मैं सुन रहा था, जनरल साहब की, बेसिक इशू जो है, इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। जितने अरब देश हैं उनमें से कोई नहीं चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, क्योंकि वो खतरा बनेगा उनके लिए। आपको ये याद है कि शुरू में जब नेतन्याहू ने कहा था बाइडन को कि मैं हमला करने वाला ईरान पे, उसने कहा देखिए उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को मत मारना, बाकी सब स्कूल पे फेंक दो, होटल पे फेंक दो, बगीचे में फेंक दो अपने बॉम्ब। ट्रंप ने बोला क्या बात कर रहे हो, असली टारगेट जो है वो तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी होनी चाहिए, और वही अब नेतन्याहू करेगा। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि अब गाज़ा का मामला कुछ हद तक ठंडा हुआ है। दिस इज़ द टाइम। अब नेतन्याहू ट्रंप साहब से बोलेगा कि टाइगर, मैं जा रहा हूं बॉम्ब करने, मदद करेगा नहीं करेगा, आई एम गोइंग अहेड। क्या करेगा ट्रंप? कुछ नहीं करेगा। और जो आप नई वीडियोस देखते हैं ईरान से, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास स्टार वॉर्स है, हमारे ये, वो सब अपने लोगों को दिखाने के लिए है। हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है सुमित कि जो बाइडेन की ईरान को लेकर जो पॉलिसी थी, उससे कहीं ज्यादा टफ पॉलिसी के साथ मैदान में उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब हो क्या सकता है? ईरान इजराइल वॉर फ्रंट पर क्या बड़ा बदलाव आप देखते हैं ट्रंप कार्यकाल में? देखिए, इस समय 2 वॉर फ्रंट है जो उनकी प्रायोरिटी में है। चाहे रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे वो ईरान की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए। अभी इंपॉर्टेंट दोनों को लेकर उनकी सोच, आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजी दोनों को लेकर अलग अलग है। जहां पर उनको रूस को मनाना है, रूस ये चाहता है कि नाटो के अंदर यूक्रेन अगले 20-25 साल तक शामिल ना हो। जिस 20% की टेरिटरी पे रूस आकर बैठ गया है, वो रूस की मानी जाए। डोनेट्स्क के अंदर
अंदर रूस की चीजें चले, ये क्लियर है रूस की तरफ से। और इन्हीं शर्तों को अब उनको यूक्रेन को मनाना है, जो अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यूक्रेन ऑलरेडी कई चीजों पर सरेंडर कर चुका है, मान चुका है। दूसरी तरफ आप इजराइल ईरान की बात कर रहे हैं। इजराइल ईरान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले लेबनान के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, या आप कह सकते हैं कि हूती हो, इन प्रॉक्सीज के ऊपर सीधे तौर पर टारगेट करना, इनको कहीं ना कहीं खत्म करना। और उसी के बाद ईरान के अंदर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीजें आप देखिएगा बहुत जल्दी वो सीधे तौर पर भले ईरान पर अटैक ना करे, लेकिन एक सिविल वॉर वाली कंडीशन बहुत जल्दी ईरान में आप देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद हो, ये आप ईरान के अंदर होता देखेंगे। और वही मौका होगा जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की चीजों को बदलाव कर देंगे। यानी ईरान में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलता हुआ हम देखेंगे। और खबरें तो यहां तक आ जा रही हैं कि इजराइल को हो सकता है, मुमकिन है कि परमिशन भी मिल जाए कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर अटैक हो जाए। इसकी इजाजत भी डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। देखना होगा कि होता क्या है। अहम खबर है, यूएस आर्मी को लेकर ट्रंप ने देखिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सेनाएं दूसरे देश में नहीं लड़ेंगी, अमेरिकी सैनिकों के अधिकार में बढ़ोतरी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिकी सेनाओं को लेकर यह बड़ा आदेश डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। अब अमेरिकी सेनाएं दूसरे देश में लड़ने के लिए नहीं जाएंगी। एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप के नए ऐलान से यूरोप का तनाव बढ़ा। फ्रांस और जर्मनी को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। फ्रांस को अमेरिकी युद्धपोतों को हटाए जाने की आशंका है। ट्रंप की गोपनीय नीति से जर्मनी को सुरक्षा को लेकर खतरा है। नाटो से, अमेरिका से हटने की आशंका से यूरोपीय देश परेशान है। तो ट्रंप का नया ऐलान, यूरोप को डर क्यों है? ट्रंप का ये ऐलान, इससे यूरोप क्यों डरा हुआ है? देखिए, फ्रांस, पहले बात करते हैं, भूमध्य सागर से अमेरिकी युद्धपोत वापस हुए तो फिर क्या होगा? अटलांटिक से अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनाती हटी तो क्या होगा? सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी, अपनी तैयारी करना होगा। हथियारों को लेकर अमेरिका पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। ट्रंप की नीतियों से निपटने का प्लान नहीं होने पर बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए जर्मनी की बारी। जर्मनी क्या होगा? जर्मनी का क्या होगा? अमेरिकी राजदूत के गोपनीय दस्तावेज लीक होने से चिंता बढ़ी है। गोपनीय दस्तावेज में ट्रंप के प्रतिशोध योजना का जिक्र है, यानी रिवेंज। अमेरिकी राष्ट्रपति को और शक्ति देने की योजना का खुलासा है। ट्रंप की गुप्त योजनाओं को लेकर जर्मनी की सरकार परेशान है। जर्मनी अपने हितों की सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल। और रॉबिंदर सचदेव सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, ये जो WHO को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख सामने रखा, वो समझ में आता है कि चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की एक कोशिश है, लेकिन नाटो को लेकर जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, उसे आप एनालाइज कैसे करेंगे? जो बाइडेन के कार्यकाल में या इससे पहले भी अमेरिका का जो फोकस रहा है नाटो को लेकर, क्या उसमें एक बड़ा बदलाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप की एक बेसिक फिलॉसफी रही है पिछले 40 वर्षों से। जी, उसका यह मानना है कि दूसरे देश जो हैं वो अमेरिका का फायदा उठाते हैं, और वो फिलॉसफी वो लगाता है ट्रेड में भी, और वो फिलॉसफी वो लगाता है नेटो पर भी। 1980 में जब जापान की कार्स वार्स बहुत आ रही थी अमेरिका में, जापानीज कंपनीज बहुत थी, तब भी वो कहता था कि ये जापानीज लोग तो हमें लूट रहे हैं, कुवैत पेट्रोल हमें पेट्रोल बेच रहे हैं, हमसे क्या ले रहे हैं। तो ये उसकी फिलॉसफी रही है। अब नेटो को लेकर के उसका बेसिक पॉइंट है कि आप अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करो, हम क्यों खर्चा करें तुम्हारी डिफेंस के लिए, राइट। उसमें इन्होंने टारगेट सेट करा था 2% पहुंच रहा था, पर अब ये हो गया है नेटो के अंदर आवाजें हैं, पोलैंड या जो देश अमेरिका से ज्यादा निकट है, अब ये भी बात हो रही है कि डिफेंस बजट 5% कर दो। तो पॉइंट इसकी, ट्रंप कहता है कि मेरा टैक्स पेयर क्यों पैसा दे तुम्हारी एक्स्ट्रा डिफेंस के लिए, जितना मैं पार्टनर देना मैं देता हूं, राइट, पर तुम भी तो कुछ करो। अब वो तुम मुझे दिखाओ कि तुम अपना बजट बढ़ा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, ये सब एक तरह से बड़े कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से पिछले 30 वर्षों से बड़े शांत मूड में आ गए थे। इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज कम हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बजट कम कर दिया था। अब आप देखिए
ये बजट बढ़ा रहे हैं। बाय द वे एक पॉइंट और है, ये कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध रुक गया तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां अपना सामान बेचेगा, उसको एक और युद्ध चाहिए होगा। मैं कहता हूं उसे युद्ध जरूरी नहीं चाहिए हो, ये नेटो कंट्रीज ही इनका बजट इतना बढ़ गया है, जापान का बजट डबल हो गया है, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बिजनेस है आने वाले वक्त में, राइट। सो नेटो के लिए ये है कि अपना एक वो है डिफेंस को लेके, दूसरा नेटो के जो देश हैं फ्रांस, जर्मनी, ये अपनी यूरोपियननेस भी समझना चाहते हैं, अपने को ये यूरोपियन मानते हैं, ये अमेरिका के प्यादे या कठपुतली नहीं है सोचते हैं ये, राइट। तो खासकर फ्रांस ने कहा है, मैक्रोन ने कहा था, जर्मनी भी कहता है कि हमें अपना यूरोपियन पाथ लेना पड़ेगा। उसमें एक और फैक्टर है चाइना। अब अमेरिका की पॉलिसी चाइना से कैसी है और यूरोपियन यूनियन की कैसी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए भी चाइना बहुत बड़ी मार्केट है और वाइस वर्सा। तो यूरोप ये भी सोचता है कि मैं अपना घोड़ा या गाड़ी मतलब हमेशा बग्गी अमेरिका के साथ क्यों बांधूं हर चीज में। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। लास्ट पॉइंट, नेटो में और यूरोप में एक अलग स्प्लिट है। जो नए आए हैं, जो ईस्टर्न यूरोप, जो रशियन इन्फ्लुएंस के थे, राइट, वार्सा पैक्ट के और बाल्टिक स्टेट्स, ये ज्यादा एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स रशिया और ये ज्यादा प्रो हैं अमेरिका। जो पुराने हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, ये इटली, सारे ये लोग ज्यादा मंझे हुए, ज्यादा पुराने, ये अपने को इन हाउस समझते हैं। इसीलिए भी तो सर रविंदर सर, इसीलिए ये जो डर है यूरोप का वो सीधा है, ये जो दहशत है वो सीधी है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, क्या उनके हितों के खिलाफ फैसले होने लग जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी है। अमेरिका संसद में दंगे के 2 आरोपियों को माफी दी गई है। दंगों के 2 आरोपियों की जेल से रिहाई, 1500 आरोपियों को ट्रंप दे चुके हैं माफी। 6 जनवरी 2021 के दंगे हुए थे, उसमें ये शामिल थे आरोपी। यूएस संसद के पूर्व अध्यक्ष ने फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। मनीष, ये तो यही बात हो गई कि ट्रंप आ गए, शासक बदल गए, शासन बदल गया, तो अब अपने हिसाब से फैसले होंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो अमेरिका ट्रंप का चुनावी ऐलान भी था कि 6 जनवरी 2021 को जितने भी ट्रंप समर्थक थे वहां पर, जिन पर दंगा करने का आरोप लगा था, जिनको सजा हुई थी, जिन्हें जेल भेजा गया था, उन सबको उन्होंने कहा था कि आते साथ ही मैं 24 घंटे में माफ कर दूंगा। करीब 1500 ऐसे लोग हैं और उनमें से ये जो हम विजुअल दिखा रहे हैं, ये 2 पहले लोग हैं जिनको जेल से छोड़ा गया है, यानी कि लगातार वो इन सब लोगों को माफी दे रहे हैं। 1500 लोगों को माफी दिया जाना है। और इस मामले में जो उस समय की अमेरिकी संसद की जो अध्यक्ष थी नैन्सी पेलोसी, उनका कहना है कि इस तरह से हम एक गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। उन लोगों को माफ किया जा रहा है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, उन लोगों को माफ किया जा रहा है जिन्होंने अमेरिकी संसद में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, उन लोगों को माफ किया जा रहा है जिन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े सम्मान, सबसे बड़े प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। लेकिन पॉलिटिक्स के लिए आप उन्हें माफ करते हैं, तो आप समझिए पॉलिटिक्स खाली हमारे देश में नहीं होती है, वहां भी होती है, और अपने अपने हिसाब से फिर उसका वो फैसला लेते हैं। बिल्कुल, और पॉलिटिक्स भी ऐसी कि हिंसा के आरोपियों को माफ किया जा रहा है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था और ऐसा करते हुए उनको पूरी दुनिया ने देखा था, सबूत मौजूद थे, उसके बावजूद भी यह फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन जंग को लेकर व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन की राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह, रूस यूक्रेन जंग में ज्यादा न उलझें ट्रंप, यह कहा स्टीव बैनन ने। जंग में अमेरिका की भागीदारी सीमित करें, लंबे समय के लिए यूक्रेन जंग में फंस सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा गया है। और आपको बता दें कि यूक्रेन जंग पर पूर्व अमेरिकी रणनीतिकार ने आगाह कर दिया है। क्या कुछ आगाह किया है, कैसे चेतावनी दी गई है? व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन की चेतावनी सामने आई है यूक्रेन जंग पर। ट्रंप की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि निक्सन ने भी वियतनाम जंग खत्म करवाने का वादा किया था, ये तुलना की गई, और निक्सन वादा पूरा करने के बजाय वियतनाम जंग में और सक्रिय हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में जंग खत्म कराने का किया था दावा। जी हां, चुनावी जब रैलियां हो रही थी तो कैसे बयान उनकी तरफ से दिए गए, आज उनको याद दिलाए जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति निक्सन से सबक लेने की ट्रंप को सलाह दी जा रही है। रणनीतिकार जो हैं, पूर्व अमेरिकी रणनीतिकार, वो आगाह कर रहे हैं जंग में सक्रिय होने से अमेरिकी हितों को नुकसान की आशंका भी जाहिर की गई है उनकी तरफ से। पूर्व राष्ट्रपति निक्सन से तुलना की जा रही है ट्रंप की। और रूसी सैनिक ने तबाह किया लैंडमाइंस। देखिए रूस कैसे एक्टिव हो गया है। एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो से, वॉर जोन से गन फायरिंग से उड़ाई है एंटी पर्सनल माइंस।
और रूस की स्पेशल फोर्सेस का विध्वंसक एक्शन भी देखने को मिला है। बर्फीले इलाकों में बड़े हमलों की जा रही है तैयारी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले चुके हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, बात करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही मुमकिन है कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो, लेकिन युद्ध के मैदान में जंगी ज्वाला भड़क रही। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना का विध्वंसक हमला। डॉनबास इलाके में सूमी प्रांत के कई इलाकों में अटैक हुआ है। रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेनी पोजीशन पर हमला किया है। और रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर पर अमेरिकी रणनीति का खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, कोरियाई युद्ध को खत्म कराने की तरह समझौता कराने की कोशिश है। रूस की कुछ शर्तों पर यूक्रेन को भी मनाने की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। और हमारे साथ ओपी तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह के समझौते का जिक्र किया जा रहा है? कोरिया की तरह क्या यूक्रेन जंग में भी समझौता मुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो कौन सी वो शर्तें होंगी जिन्हें माना जा सकता है दोनों तरफ से? देखिए समीर, ये समझौता तो रूस के ही फेवर में होगा। रूस जो चाहेगा रूस के शर्तों पर भी होगा। अभी आप बता रहे थे कि ट्रंप ने जो कहा कि हमारी फौजें वहां से विड्रॉ करेंगी, नाटो में रहेंगी, ये एक पहला कदम है रशिया को फेथ दिलाने के लिए कि मैं आपके पक्ष में निर्णय दिलाऊंगा। इससे सारे नाटो देश डर गए हैं। अब इसका इफेक्ट सबसे बड़ा यूक्रेन पे पड़ेगा। अब यूक्रेन को खुद ही हेल्प नहीं करेंगे तो यूक्रेन भी जब दबाव में आके जो ट्रंप कहेंगे और रशिया के शर्तों पर हो सकता है समझौता बहुत जल्दी हो। ये जो स्टेप जो ट्रंप जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसे नाटो कंट्री समझ गई हैं, थोड़ा परेशान हो गई हैं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मेजर है पुतिन की तरफ। बिना पुतिन को बताया ही उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और एक पॉजिटिव इफेक्ट पुतिन पर पड़ेगा कि ये ट्रंप हम चाहते हैं कि हमारी शर्तों पर ये हो जाए। और ये जिस तरीके से वॉर चल रही है, ये पूरी उम्मीद है कि उसी शर्त पर मैं रोक रही हूं आपको क्योंकि समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कौन सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ता है ट्रंप के आने के बाद, और किसे नुकसान होता है, किसे फायदा होता है, अब ये देखना होगा क्योंकि शासन अमेरिका का बदल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का।